आज हम लोग मेंटल ज्यादा काम कर रहे हैं, फिजिकल कम है। पहले फिजिकल ज्यादा था, मेंटल कम था। यही मेन है। सारी बीमारी का जड़ हमारा पेट है। दूसरा जड़ है हमारा मन। पेट और मन से अगर हम सही रहें, आपको बीमारियां लग नहीं सकती है जल्दी से, और लग गई अगर मान लो तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसके लिए आपको। आशीर्वचन है ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का, आप सब लोग जानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। आगे है सेकंड लाइन, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख माप्नुयात्। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामय माने क्या है? सब लोग, लेट एवरीबडी बी फ्री फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स, रोगों से मुक्त हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब जो कोई ना शुभ दृष्टि से देखो। जो होता है उसके पीछे कोई गुड है, आइडिया है। तो प्रभु का धर्म सृष्टि में कल्याण कुछ नहीं, जो होता है कल्याण के लिए। तो हर चीज के पीछे एक महत्वपूर्ण शुभ है, शुभ के लिए हो रहा है। क्या शुभ है? आपको देखने के बाद उस नजर से देखो। और माँ कश्चित दुखम आपनुयात्, लेट नोबडी शुड अंडरगो सफरिंग अंडर द प्रेशर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, है ना, क्रिएटेड बाय डिफेक्टिव सोशल सिस्टम और डॉगमा। तो सभी लोग सुखी हो, सभी लोग रोगमुक्त हो, इस पर अभी का विषय है। तो सुख के साथ हेल्थ जुड़ा हुआ है और दुख के साथ डिसीज जुड़ी हुई। कौन आदमी ज़्यादा दुखी है? जो रोगी है, शारीरिक हो या मानसिक, है ना। तो रोग के साथ दुख, और दुख माने कहीं ना कहीं प्रकार में रोग, और सुख माने हेल्थ। हेल्थ रहा सुखी है, हेल्थ रहा लर्निंग अर्निंग कुछ भी करने का है। इसलिए हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जीवन का, लाइफ का दो पहलू है, हेल्थ एंड डिसीज, है ना। तो हेल्थ लॉस्ट इज डिसीज अपीयरिंग, हेल्थ गेन डिसीज डिसअपीयरिंग। तो लाइट एंड डार्कनेस, विच इज रियलिटी। लाइट इज रियलिटी और डार्कनेस रियलिटी। रियल कौन है? जिसका अस्तित्व है। लाइट का अस्तित्व है कि डार्कनेस का? लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तो डार्कनेस नाम का कोई चीज नहीं। उसी तरह हेल्थ इज द रियलिटी, डिसीज इज द उसका एक एब्सेंस का पार्ट है। इसलिए डिसीज फोकस करने से, डार्कनेस फोकस करने से डार्कनेस बाहर आ नहीं सकते। लाइट फोकस करेंगे डार्कनेस डिसअपीयर होगा, लाइट आएगा डिसअपीयर खत्म हो गया। हेल्थ आ गया डिसीज डिसअपीयर होगी। तो हम लोगों का देखने का दृष्टि है कैसे हेल्दी रहे, और किसी कारण से रोगी हो गया, वो नेचुरल नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल एबनॉर्मल है को फिर नॉर्मल होने का मैकेनिज्म बॉडी में है। तो एनी डिसीज अपीयरिंग और वांट ऑफ हेल्थ कैन डिसअपीयर, इट कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक अवस्था नहीं है। स्वाभाविक अवस्था हेल्थ है। तो हेल्थ लॉस किया, डिसअपीयर नाम से आइडेंटिफाई किया किसी रूप में भी, वो रिवर्सिबल है। चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट डिसीज हो, कोई भी डिसीज हो, जब तक प्राण शक्ति शरीर में है तब तक रिवर्सिबल इज पॉसिबल। अब प्राण शक्ति खत्म हो गई तब तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो डेथ है। तो डिसीज का स्टेजेस हैं। एक तो लेटेंट है, छुपा हुआ है, एक पेटेंट है, एक्सप्रेस हो गया। तो बहुत सारे लोग बोलते हम ठीक हूँ, मगर वो लेटेंट फॉर्म में है, बॉडी मैनेज कर रही है गड़बड़ को, आपको पता लगने नहीं देती कि इनकम्फर्ट है। हम बोला ठीक हूँ, मगर हो सकता है वो लेटेंट फॉर्म में। मगर जब एक्सप्रेस हो गया, बॉडी मैकेनिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो वो डिसीज फॉर्म में आती है। फर्स्ट इज एक्यूट स्टेज, देन इज क्रॉनिक स्टेज,
देन डिजेनरेटिव स्टेट, देन डेथ। तो डिसीज डाइंग प्रोसेस का एक सीक्वेंस है। तो डेथ फाइनल है, मगर स्टार्ट विद द डिसीज। डी बिगिन, डी एंड्स। तो इसलिए ये तो ये बात। और हेल्थ वो एक पॉजिटिव स्टेट है। तो सभी लोग स्वस्थ रहे और रोगी हो तो रोगों से मुक्त करें, है ना। अभी जो माने हेल्थ, जीवन और मृत्यु दो रियलिटी है। जीवन जन्म लिया और मरना भी रियलिटी है ना। तो अभी जो कौन मरना चाहता है? जब तक लाइफ स्पैन फुल है जीना चाहता है और स्वस्थ होकर जीना चाहता है। मगर यदि अपमृत्यु हो गई, मरने के जो होना चाहिए था, जो स्पैन है, बीच में मर गया तो भय है, मृत्यु का भय है। अब बीच में मर गए, परिवार का क्या होगा, वाइफ का, बच्चों क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो एक भय है मृत्यु को लेकर, है ना। तो ये भय पर पूंजीवाद उसका कैपिटल किया और लाइफ इंश्योरेंस करके डेवलप किया। तो लाइफ इंश्योरेंस इज द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय कैपिटलिस्ट बेस्ड ऑन द फियर ऑफ डेथ। पैसा बनाना है, एक एरिया है, हम पैसा कमा सकते हैं। आइडिया पूरा कैपिटलिस्टिक है। और सोशलिस्टिक होगा, अरे मर गया कि तुमको सोशल सिक्योरिटी है, तुम्हें परिवार देखने व्यवस्था है। दैट इज व्हाट आनंद मार्ग का जो प्राउड, जिसमें हम हैं, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, मिनिमम गारंटी सबको देना है ना। माने अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, मिनिमम गारंटी है। तो तुम मर गया, तुम्हारे परिवार को गारंटी है, तो इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं। तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज ए बिजनेस कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय द कैपिटलिस्ट। अब सोशलिस्ट कंट्री में इंश्योरेंस सोशलाइज्ड हो गया। LIC इसी पर खड़ा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मगर ये कॉन्सेप्ट कैपिटलिस्टिक है। जब तक इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सोशलिस्ट करके ख़त्म किया 90s में, ओपन मार्केट आ गई, तब पूंजीवाद एंटर्ड विद ऑल इट्स हथियार। तो इंश्योरेंस भी उनका हथियार, बैंकिंग हथियार बहुत सारा है। तो इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज करो, गवर्नमेंट प्रेशर किया। बट लाइफ इंश्योरेंस को लोग थोड़ा यूनियन है, स्ट्रांग है, प्रॉफिट भी करता है, इसको क्यों हैंड ओवर करेंगे, है ना। वी विल एंजॉय द बेनिफिट्स, वाई गिवन टू ए फ्यू अंबानी, अदानी, बाहर के कैपिटलिस्ट को। दैट स्ट्रगल इज गोइंग ऑन। अभी तक सरकार इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज नहीं कर पाई, थैंक्स टू योर यूनियन हुड। क्लैप कीजिए। तो आई विश कि इस पर जारी रहे पब्लिक इंटरेस्ट में। तो आपका कॉन्सेप्ट लाइफ को इंश्योर करना और हमारा जो वेलफेयर है लाइफ को एंश्योर करना। वी आर हियर टू एंश्योर योर लाइफ, यू आर देयर टू इंश्योर योर लाइफ। यदि खुदा ना खास्ता मर गए तो तुमने जितना जमा किया था तुमको मिलेगा और कुछ ऐड भी मिल सकता है, ठीक है ना। मगर अक्सर क्या होता है, कंपनी ऑन द पॉजिटिव साइड, वो सर मैं नहीं जाऊँगा। तो आवर कॉन्सेप्ट हाउ टू एंश्योर लाइफ। जब तक 100 साल का एश्योर्ड डिवाइन ऑर्डर है, लेट हिम लिव हेल्दी फॉर फुल 100 ईयर्स, शतायु भव। तो शतायु भव के लिए क्या करना है, तो दैट इज अ साइंस। और इस बीच में बीमार पड़ गए, क्या करना है, मेडिसिन आता है। तो मेडिसिन में कई प्रणालियां हैं, है ना। टाइम टेस्टेड प्रणाली है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन रूप में आ गया, परंपरा से, जड़ी बूटी औषधों के माध्यम से। देन केम द नेचुरोपैथी, देन होम्योपैथी, देन एलोपैथी, देन सोमियोपैथी, योगा भी पैथी में आता है, योगा थेरेपी। तो डिफरेंट चिकित्सा प्रणाली आई। उसमें एक प्रणाली, ये सब डेवलप होने के पहले तो पशु में भी इंस्टिंक्ट है, बीमार पड़ गया क्या खाना है, क्या सूंघना है। हम लोग वो इंस्टिंक्ट खो चुके हैं क्योंकि इंटेलेक्ट डेवलप हुआ, इंट्यूशन डेवलप हुआ, तो उसके मुताबिक समाधान ढूंढा। तो एक परंपरागत आ गई जिसमें हम जो जिनका मेडिसिन में वैल्यू है, तो घर में ही उसको रखा। अब उस टाइम इतना कम्युनिकेशन दूर दूर चैनल नहीं था, तो घर में सब आसपास में अवेलेबल हो, इसलिए अपने रसोई घर में वो यूजफुल मेडिसिनल स्पाइसेस, यूजफुल मेडिसिनल प्लांट्स आसपास लगा करके द एज्ड वन
मैच्योर जो हुए हैं वो उसको संभाल करके बीमार पड़ गया वो संभालते थे. दैट विजडम, दैट नॉलेज कमिंग थ्रू ट्रेडिशन, हाँ, तो वी दैट इज लॉस्ट. गुरुकुल ख़त्म किया तो दूसरी प्रणाली अब एजुकेशन का आ गई, तो उसमें वो स्टाइल में वो अप्रोच में हमारा टाइम टेस्टेड अप्रोचेस इग्नोर्ड हो गया. तो उसी तरह का एक है जो हमारा घर में अवेलेबल, जिसको मसाले बोलते हैं, स्पाइसेस, ऑल आर मेडिसिनल. गुण नहीं जानते हैं, केवल टेस्ट के लिए. फिर पौधे हैं, जो भी ऐसा तुलसी है, वट है, पीपल है, हाँ, बेल है, आंवला है, अनेक प्रकार का पौधे भी घर के कॉम्पाउंड में मिलता था, उसको मेडिसिनल वैल्यू जानते थे. डायरिया है तो क्या करना है, हाँ, और कब्ज हो गया तो क्या करना है, सबका जो रूट कॉज है जिसको इग्नोर करेंगे डिजीज डेवलप होगी. तो रूट स्टेज में ही उसको कैसे ख़त्म करने का इजीली अवेलेबल, कहीं बाहर करना नहीं पड़ता. तो उसी तरह का उस जो स्पाइसेस को जो रसोई घर में मिलते हैं, तो उसको आधार पर जो पैथी डेवलप हुई, इन्होंने उसको नाम दिया रसोई पैथी, है ना. तो रसोई घर में हमारा सब चीज़ें हैं. हमारा फार्मेसी रसोई घर में ही है. वो जो एक डब्बा में जिसमें रखते हैं, दैट इज़ आवर मेडिसिन चेम्बर, और उसके माध्यम से ठीक करेंगे. फिर कंपाउंड में पौधे हैं, उसके माध्यम से ठीक करेंगे. तो ये इस लाइन में परंपरागत चिकित्सा में स्पेशलाइज किए. जहाँ जहाँ वैद्य है, ट्रेडिशंस आया, झारखंड में, उड़ीसा में और जगह जा करके वो हुनर सीखा. क्योंकि बेसिकली इज एन इंजीनियर. मुंबई में दुकान खोल के कमाते थे. 2017 में, हम तो 19th सेंचुरी का था ना, तो 2017 में ये इसमें प्रेरित होकर के कूद पड़े. जबकि देखा कि हेल्थ एरिया में बहुत शोषण हो रहा है ना. तो सब पैथी के साथ तो शोषण पैथी जुड़ गई है, हाँ. सब पैथी इज गुड, कुछ ना कुछ उसमें सही है, मगर उसके साथ शोषण जुड़ जाता है, शोषण पैथी ऐड हो जाती है तो भयंकर हो जाता है. आज उस स्थिति में हम लोग हैं. एक तो सबका लाइफ इन डेंजर, हेल्थ इज इन डेंजर फॉर द रीज़न क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हवा लेते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं. जो एनवायरनमेंट इतना जहरीला और विषाक्त हो गया है ना, नेगेटिव हो गया है, तो मानसिक रूप में डिप्रेस होते हो, बॉडी में आ जाते हो, वर्किंग स्टाइल है सारा कैपिटलिस्ट घर में ऐसा कर टूस टूस करें तो जी लेते हैं, टाइम ही नहीं मिलता सोशल करने के, जो कुछ करने के लिए. तो इसलिए हेल्थ इज एट ग्रेट रिस्क. और पूंजीवादी व्यवस्था से सभी लोग बीमार रहे. That is a design to keep you diseased. We are all victim of a great design of the capitalists working in the remote corner somewhere, unidentified, है ना. तो अभी तो डिजिटल आ गया, ऑल इंफॉर्मेशन उनके हाथ में है. तो कहाँ क्या करना है, एक कॉन्स्पिरेसी पीछे है. कोरोना इज वन इंस्टेंस ऑफ दैट. उन्होंने कहा कि कोरोना का भय निकाल दिया, कोरोना छूते ही निकल गया. तो साइकोलॉजी भी हैज वर्क ऑन दैट. तो हमारे कहने का मतलब और भी बहुत भयानक सारा डिज़ाइन के मतलब एक एक अनफोल्ड होना है, यदि हमारा में अवेयरनेस नहीं है. तो गॉड, आई थिंक गॉड ऑल्सो कैन नॉट सेव, बिकॉज तुमको जो बुद्धि तुमने यूज़ नहीं किया, मैं क्यों आऊँ. इसलिए देयर इज़ ए नीड ऑफ हेल्थ एजुकेशन. देयर इज़ ए नीड ऑफ what is going on around with reference to our livelihood, with reference to our health, with reference to so many things. इसलिए हम लोग सुखी कैसे रहेंगे इस परिस्थिति में, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, है ना. और हम लोग रोग से मुक्त कैसे होंगे जबकि सारा पैथी के साथ शोषण पैथी जुड़ी हुई है ना. तो इसलिए एक ऐसा निरापद व्यवस्था चाहिए ट्रीटमेंट का जिसके साथ अभी शोषण पैथी जुड़ी नहीं है, मगर कैपिटल के हाथ में ये पैथी जाएगी ना, वहाँ पर भी शोषण पैथी जोड़ देगा. इसलिए एक अपना हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में है, विश्वरूप राय चौधरी का चलाते हैं. उस हॉस्पिटल में 1 साल काम किया. उनका राइट हैंड बन करके हज़ारों बीमारियाँ इनका लेबॉर्ट्री इनके हाथ में था. वहाँ तो जड़ी बूटी नहीं करते थे, इनका इंटरेस्ट था, करके एक्सपीरियंस भी गेन किया. बाद में कोरोना पीरियड जैसे कि 1 साल किसानों के बीच में कोरोना बिना मास्क का उनके बीच में रख किया. वो सब अनुभव बैकग्राउंड में एक मिशनरी जील. फैमिली है, सोचता है अपना फैमिली बच्चों के लिए, इनका भी फैमिली है, बाल बच्चे हैं, है ना. मगर एक जील है सेवा करने का, तो फैमिली ऑल्सो कोऑपरेटिंग. तो एक टाइम निकाल करके सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना ले करके कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा. ऑल ग्रेट वर्क्स, उसके पीछे किसी न किसी का त्याग है.
सेक्रीफाइस इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट डीड्स एंड ग्रेट मैन। तो इसलिए एक काम के लिए प्रेरित होकर आगे बढ़े हैं। हमारे साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं हमारे हेडक्वार्टर में। हमारे भी स्कूल ऑफ हेल्थ, हमारा भी योगा इत्यादि इत्यादि है। तो इसके साथ इनकी चिकित्सा प्रणाली में देखा बहुत निरापद है, लोक हित में है, बिना खर्च किए घरे में ठीक हो सकते ट्रेनिंग पाने से। तो इनको मैं साथ दे करके प्रोग्राम किया। कोरापुट में हुआ, सेमलीगुड़ा में हुआ लायंस क्लब में, और डुमरीपुट कोरापुट का ही बगल में स्कूल में भी किया, गार्डन के बीच में। फिर आपका झारसुगुड़ा हम लोगों का स्कूल है, वहाँ का स्टाफ के बीच में हुआ। रायपुर जाके थोड़ा पेड वर्क किया। अगर थैंक्स टू यंगर ब्रदर वो LIC, चलो आपने ज़्यादा बेनिफिट ले सकते थे। चलो आगे देखा जाए, मगर एक टेस्ट मिल गया है ना। आम खिलाने पहले टुकड़ा खिलाते हैं वो टुकड़ा खिलाने के लिए आज का प्रोग्राम समझे, मैं धीरे से बोलूँगा। तो थोड़ा समय मैं इंट्रोड्यूस करने में ले लिया हूँ कि आप क्या बात लेके आए हैं, क्यों आए हैं, आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो इसका आप अनुरोध करूँगा, प्लीज एक्सप्लेन। नमस्कार। 2017 में ऐसे तो मैं बताया दादाजी कि मैं इंजीनियरिंग का काम कर रहा था मुंबई में। मैं सर्किट जो होता है ना, सर्किट, किसी भी टाइप का सर्किट, मैं सर्किट को रिपेयर करता था। मेरा दिमाग जो है ना सर्किट जैसा एकदम है, मतलब बहुत बारीकी से मैं देखता हूँ। कोई भी चीज़ है तो मैं उसको बहुत बारीकी से देखता हूँ। और विशेष तौर करके मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में 2005 में मुंबई में, और करके मैंने कुछ कंपनी में काम किया। कंपनी में वो नॉलेज गेन करके मैंने अपना खुद का एक सर्विस सेंटर बनाया। सर्विस सेंटर में ऐसे तो बहुत सारे सर्किट थे, पर मैंने जो मेरी मास्टरी हुई ना टेलीविज़न की जो सर्किट होती है उसको रिपेयर करने का, नया बनाने का, इस पर मैंने मतलब काम किया। बड़ा अच्छा काम चल रहा था सारी चीज़ें। खाली समय में मैं कुछ वीडियो वगैरह देखता है, सब लोग देखते हैं। तो राजीव दीक्षित जी का नाम सुने आप लोग? दादाजी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताएं सारी चीज़ें। एक बार बैठ के हम लोग करीब करीब 12 बजे तक दादाजी से बातें हुई, तो उन्होंने बहुत बातें बताएं राजू भाई के, ठीक है। तो उनकी बातें सुनने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था कि भाई बहुत बढ़िया है, अच्छी बातें हैं, बता रहे हैं, समाज के लिए, कल्याण के लिए बातें हो रहा है, इसमें कोई विशेष किसी का स्वार्थ नहीं है। पर जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो पता चला कि उसमें लिखा था कि काश आज राजू भाई होते थे तो हमारा देश कहाँ होता था। वो जो शब्द मैंने सुना, तो शब्द सुनने के बाद काश होते थे मतलब नहीं है क्या, एक मन में ना ख्याल आया कि भाई नहीं है क्या, कहाँ गए। तो जानकारी निकाला, पता चला कि 2010 में ही वो गुजर गए। मैं वीडियो देख रहा हूँ 2017 में उनके, और 17 में वीडियो देखने के बाद 18 में मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि मुझे कुछ और करना चाहिए जीवन में, ये पार्ट छोड़ के। जबकि वो मेरा फेवरेट लाइन था, बहुत फेवरेट, मतलब जब मैं डिप्लोमा नहीं किया था उसके पहले 10 साल पहले से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं अप्रोक्स 10 साल पहले से, मेरा 37 एज चल रहा है अभी, मतलब बहुत इंटरेस्ट रहता था मुझे टेक्निकल काम में। तो उनकी विचारधारा जो है समाज के प्रति बड़ी अच्छी थी कि भाई समाज हमारा स्वस्थ हो, निरोगी हो। स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, 3 विषय पर उनका बहुत बढ़िया चर्चा रहा। उनकी वीडियो देखने के बाद मन में बदलाव आया। बदलाव आने के बाद मैंने पार्ट टाइम में अध्ययन करना चालू किया। मुझे दिखा कि भाई सबसे ज़्यादा शोषण किस में हो रहा है, तो वो मुझे चिकित्सा के फील्ड में देखा कि आपको डर दिखा करके हम कितना भी पैसा वसूल सकते हैं। उसका डेमो आप सभी लोगों ने देखा कोरोना टाइम पे। डर का व्यापार, हम उसको बोलते हैं, डर का व्यापार हुआ। लोग हॉस्पिटल में गए, अच्छा खासा हेल्दी होकर के चल कर गए, और वहां से उनकी बॉडी पैक होकर के आई। ये सभी के सामने है, लाखों लोग मरे। और जिन्होंने न्यूज और मोबाइल से दूर रहे थे, गांव में रहते, वो बड़े सुखी रहते थे उस समय पे। ये भी हम लोगों ने अध्ययन किया उस समय। तो उस समय एक चीज समझ में आया कि भाई आज की स्थिति जो है, ये तो एक ट्रेलर, हमें पता है कि इसके पीछे क्या क्या षड्यंत्र बहुत लंबा है, ठीक है, उस विषय में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें समझ में आया कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ हमारे हाथ में है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो मुझे थोड़ी महसूस होगा, कहीं आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपको, मुझे महसूस होगा क्या? नहीं होगा। वो तकलीफ आपको हो रही तो आप ही महसूस करेंगे ना। तो रोगी खुद अपना अगर चिकित्सा करे
वो चीजें मुझे समझ में आई। तो मैंने 2020 में कोरोना टाइम पे मैंने मुंबई में बहुत काम किया। हमारा एक एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस में हम करीब 500 लोगों को काढ़े पर दिन काढ़ा बना करके पिलाते थे। भाई इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लो, इम्यूनिटी बूस्ट कर लो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। साथ में उनको गाइड भी करते थे, अगर आपको कोई दिक्कत हो गया तो हमारे पास आइए, हम चिकित्सा भी करेंगे। पर ये चीजें जो है वहां पर बड़ा मैटर भी होता था कि भाई पुलिस आते थे हम लोग के साथ में, पुलिस भी उठा करके ले गए थे 2 बार। अरे तुम इसमें क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, कोई बीच में आएगा नहीं, इसके बीच में कुछ बोलेगा नहीं, आप क्यों बोलते हो। बड़ा मैटर हुआ था उस समय। एसओपी डिक्लेयर हो गया था। जी, मैंने बैनर बनाया था, बैनर पे लिखा हुआ था कोरोना डर का व्यापार है, कोरोना सर्दी जुकाम जैसी छोटी सी फ्लू है। फिर उसको साबित करने के लिए मैं मुंबई छोड़ दिया। मेरी अच्छी खासी इनकम थी, सारा बढ़िया व्यवस्था था, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वहां पर। मैंने मुंबई छोड़ दिया, अपना जो बिजनेस था मैंने एक हमारे मित्र को हैंडओवर कर दिया, वो भी डोनेट कर दिया, मतलब तुम चलाओ तुम कमाओ, अब मेरा लाइन यहाँ पे नहीं है। मैं जीरो पे आ गया, किसान आंदोलन गया, और वहां से मैंने बहुत सारे वीडियो बना बना करके लोगों को भेजे। भाई अगर ये असली महामारी है, ये मर क्यों नहीं रहे है, तो आदमी ही ना, राजनीति हो रहा वो अलग बात है, ये मर क्यों नहीं रहे। वो उनका आंदोलन का जगह छोड़ करके पूरा दिल्ली लॉकडाउन, समझ रहे कितने डंडे पड़े थे उस समय पे लोगों को जो बाहर निकलता था। वो खेल मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, और मैं उस समय पे वहां पर बहुत सारे लोगों को, करीब करीब 40,000 लोगों को हमने उपचार किया था। 10 महीने वहां पे मैं आंदोलन में था। उसके बाद मुझे चीजें समझ में आई सारी चीजें। फिर डॉक्टर विष्णु चौधरी का ही मेडिकल कैंप लगा था, उनका हम चला रहे थे। बड़े फेमस डॉक्टर हैं, आप उनका नाम सर्च करेंगे तो हजारों वीडियो उनके देखेंगे। 4 अलग अलग कंट्री में उनके सेंटर भी है। यहाँ पर 40 हॉस्पिटल है करंट पोजीशन में। डॉक्टर विष्णु चौधरी, आचार्य मनीष, 2 जन मिलकर के 40 हॉस्पिटल है उनके, हिम्स के नाम से। तो उनके हेड क्वार्टर, जो उनका हेड ऑफिस था चंडीगढ़, वहां पर मैंने काम किया। बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा होने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि उस हॉस्पिटल में भी लोगों का उपचार नहीं हो सकता है। आप एक बात बताइए, आप LIC के आप एक प्रकार से ऑफिसर हैं बड़े, ठीक है, आप दादाजी ने बताया ना इंश्योरेंस भी आप करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी का इंश्योरेंस करके उनको एक ये सजेशन दे सकते हैं कि भाई आप अगर इंश्योरेंस कर लेंगे, आप अगर बीमार पड़ेंगे तो इस हॉस्पिटल में आप जाकर के फ्री में इलाज कर लीजिए, ठीक है। यही, ये तो सेकेंडरी पार्ट है इलाज करना। प्राइमरी पार्ट ये है कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। हमें तो ये सोचना चाहिए ना, हम बीमार क्यों हो रहे हैं। हमारे साथ में पशु पक्षी जीव जंतु, उनका इंश्योरेंस कौन कर रहा है, उनका रसोईया कहाँ है, उनका घर कहाँ है। तो इंश्योरेंस से हम उनको बस केवल एक सजेशन दे सकते हैं कि आप इससे जुड़ जाइए, उससे हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। आपको एक और बात बता दे रहे हैं, क्योंकि आप LIC में हैं इसलिए आप उस वक्त गौर भी करते रहेंगे। मेरे कई पेशेंट, कई परिचय के लोग जिनका इंश्योरेंस हुआ था, हालांकि ये मुझे खेल बहुत पहले समझ में आ गया था, पर मैं आपको बता दे रहा हूं, आप भी अनुभव करते रहेंगे उसको शायद मेरे जैसा। जिनका इंश्योरेंस हो जाता है, जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल के वो जल्दी उनको छोड़ते नहीं है। पता क्यों, वो इंश्योरेंस का पैसा कवर करते हैं, जबरदस्ती आपको दवाइयां डालते रहते हैं, ठूसते रहते हैं। ऐसी स्थिति हमारे एक मित्र के साथ में हुआ, और मैंने उनको, जब मुझे वो फोन किए आखिरी टाइम पे, बोलते अरे तो डॉक्टर गारंटी भी नहीं ले रहे हैं, और छोटी सी दिक्कत हुई थी वो। मैं बोला आपका इंश्योरेंस वगैरह था क्या, मैंने पूछ लिया ऐसे। बोलते हाँ इंश्योरेंस था, मेरा 5 लाख का इंश्योरेंस है, वहीं से पैसा जा रहा है, इसलिए टेंशन नहीं है। बोला ठीक है, आप गिनेपिक तो नहीं है ना, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक प्रकार से। मैंने उनको सलाह दिया कि भाई आप वहां से तुरंत निकल जाइए, पहला आप डिस्चार्ज करके कहीं सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। वहां पे उनको पैसे से लेना देना विशेष कुछ नहीं रहता है, उनको केस निकालना रहता है। तो ये जब उन्होंने किया, वो पता चला निकलने के बाद ही दूसरे तीसरे दिन ठीक हो गए। यहां पर जो खेल चलता है कि वो पैसा कितना बड़ा है, क्योंकि उनके अंदर लालच है। दादा ने बताया ना, शोषण, मतलब पैथी सब अच्छी है, पर जहां पे शोषण जुड़ गया, अगर वो शोषण कर रहे हैं आपका, ये कोरोना टाइम पे भी देखे हम लोग ने, एक सर्दी जुकाम का फ्लू के लिए 2-2 ढाई लाख रुपए मिनिमम हॉस्पिटल में चार्ज लगता था, ठीक है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमारा पैसा बचेगा, हमारा जीवन भी बचेगा।
तो एक भावना लेकर के हम लोग समाज में काम कर रहे हैं भाई, अपना वैद्य स्वयं बनो, अपना डॉक्टर स्वयं बनो। शरीर हमारा है, दर्द हमें हो रहा है, तकलीफ हमें हो रहा है, तो उपचार हम कर सकते हैं। जैसे एक गाड़ी हम लेते हैं तो उसको हम सोचते हैं ना कि भाई इसका ड्राइवर हम रहेंगे, हम इसको चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ना आए, सर्विसिंग कराते हैं बढ़िया से। वैसे ही अपने शरीर का भी ड्राइवर हमें बनना पड़ेगा। हमारे शरीर में कहाँ दिक्कत आ रहा है, जैसे भूख लगता है तो हम महसूस होता है भाई ये खाना खा लें, प्यास लगता है तो पानी पी ले, तो हमारे शरीर के अंदर वो सारे मैकेनिज्म फिट है जिसके माध्यम से हम अपना उपचार, मतलब उसकी भावनाओं को समझ करके थोड़ी सी जानकारी लेकर के हम अपना उपचार कर सकते हैं बड़े सरल तरीके से। उसका जब मैंने प्रैक्टिकल किया और चमत्कारिक लाभ मिला, जब लाभ मिला तो मैं इसको समाज में लोगों के प्रति मतलब बताने का प्रयास किया, और निःशुल्क रूप से, मतलब सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हुए हैं, विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं। लोगों को हम लोग निःशुल्क उपचार बताते हैं, उनका पूरा डिटेल लेकर के, हिस्ट्री लेकर के निःशुल्क उपचार बताते हैं, और एक टीम भी बनाने का प्रयास करें भाई आप अपने क्षेत्र में काम करो, सीखो इसको। जो व्यक्ति सीखना चाहता है उसको सिखाने का भी प्रयास करते हैं। इसमें कोई बिजनेस रोल दिख रहा है क्या, मेरा कुछ फायदा लग रहा है? मतलब मेरा बेनिफिट बस केवल ये है, मेरा मतलब स्वार्थ ये है कि हमारा समाज स्वस्थ रहे। लोगों को जागरूकता होना चाहिए कि भाई अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो सबसे पहले ऋषि महर्षि द्वारा स्थापित हमारे घर में एक पैथी पहले से उपलब्ध है जिसका नाम है रसोई पैथी, और इसका हमने ट्रायल इतना बढ़िया से किया, बाद में मैंने रसोई पैथी का एक इमरजेंसी बैग भी बना दिया कि हम इसके माध्यम से, आप कोई भी एक बीमारी का नाम लो, मैं आपको रसोई घर के मसाले सबको बता सकता हूँ कैसे आपको ठीक होना है। ठीक है, क्रॉनिक हो गया तो साथ में हमें आसपास के जो हर्बल जड़ी बूटियां हैं उसको भी लेना पड़ेगा, मिला करके हम उपचार करेंगे, आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। मुझे विश्वास है, मैं करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, इसलिए मैं समाज में लोगों के बीच जा करके इसके बारे में जागरूक कर रहा हूँ। ठीक है, तो रसोई घर हमारी जो है प्रथम औषधि घर है। मतलब पहले अगर हमें कुछ भी दिक्कत होता है, जैसे अभी आप लोगों, कई लोगों को चश्मा लगा है, आंखों की दिक्कत मान ले रहे हो गया, आंखों के लिए हमारे घर में क्या है, रसोई घर में धनिया का बीज जो होता है, धनिया का बीज या हरे धनिया का पत्ता ताजा मिले तो, मतलब सीजनेबल धनिया का पत्ता है, आप पत्तों का रस आंखों में डाल सकते हैं। कोई मुश्किल लग रहा है? आंखों का जलन, आंखों का दर्द होना, आंखों की रोशनी कम होना, धनिया का पत्ता या धनिया के बीज का पानी आप आंखों में डालेंगे, उससे आंखों का वॉश करेंगे, आंखों से पानी गिर रहा है बार बार, ये सारी दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। कुछ मुश्किल लग रहा है? विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्लस अभी बहुत सारी चीजें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ड्रॉप हम लोग डाल रहे हैं जी, ये पानी कौन सा पानी में हुआ, आँख में गया तो फिर प्रॉब्लम करेगा। धनिया अकेले सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आंखों की चश्मा भी आपको दिखा इसलिए मैंने आंखों की बात किया। मैंने धनिया अकेले मल्टीपल बीमारी को दूर करता है। जिनका डाइजेशन सिस्टम कमजोर है, भूख नहीं लग रही है या एसिड बन रहा है, तो धनिया चबा करके खाइए, या धनिया के साथ में सौंफ मिश्री ले लीजिए, चबा करके खाइए, आपका वो दिक्कत दूर हो गया। पेशाब में जलन हो रहा है या पथरी हो गई है, धनिया का बीज, सौंफ, उसको पानी में बॉईल करके या चबा करके खाइए, पथरी गलाने की ताकत रखता है उसमें। ठीक है, किसी को पेशाब रुक रुक करके आ रहा है, जलन हो रहा है, यही चीजें चबा कर खाइए या उबाल करके पियेंगे, आपकी दिक्कत ये दूर होगी। कोई मुश्किल नहीं है, पर कब होएगा? जब हमारा विश्वास उसके प्रति रहेगा। विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब विश्वास करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सही में काम करता है। दूसरा ट्रायल देखना रहेगा, तो चैनल पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। रसोई घर के माध्यम से मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ। एक दीदी थी मुंबई से, फोन आया था, मैं उनको जानता नहीं, किसी को नहीं जानता, फोन आता तो फोन आया कि भैया मेरा जो है 10 साल से बीमारी है, एक यूरिन पास नहीं हो रहा है मेरा, मुझे कैथेटर लगाना पड़ता है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, मुझे कैथेटर लगाना पड़ता है, और 2 बार मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। डॉक्टर ने बताया कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेजर ऑपरेशन 2 बार हुआ, साथ में उनको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या थी। आज आप भी अपने घर में नोटिस करिए, माताओं को बहुत सारी दिक्कत है, आपको बताएंगे नहीं,
या बताते रहेंगे आप इग्नोर करते रहेंगे, या आप झेल रहे हैं। दोनों चीज है, एक तो बताए रहेंगे इग्नोर कर देंगे, या तो झेल रहे हैं इलाज भी कराते रहेंगे। तो उनकी दिक्कत जब मुझे बताया उन्होंने कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, कमजोरी भी फील हो रही है, थकान भी होती है, और मुझे हफ्ते में एक बार कैथेटर लगा करके पास करना पड़ता है, अगर हम नहीं पास करें तो बहुत ज्यादा पेट फूल जाता है, भयानक पेन होता है, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, ऐसे दिक्कत होती है। हमने प्रथम औषधि रसोई घर के माध्यम से ही उनको हमने धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या, उसको बोला पाउडर बना करके रख लो, आप 1 से 2 चम्मच अपने पाचन शक्ति अनुसार सुबह, दोपहर, शाम, आप चाहो तो चाय बना करके पी लो उसको, आप चाहो तो ऐसे खा करके सादा पानी पी लो, ठीक है। तो उसके माध्यम से मात्र 15 दिन में उनको 50% आराम मिल गया। 10 साल की बीमारी है, 15 दिन में उनको 50% आराम मिल गया। अगर 15 दिन में 50% आराम मिला मतलब काम कर रहे तभी तो आराम मिला। जो उनको हफ्ते में लगता था कैथेटर, वो जो है 12 दिन में, 13 दिन में लगना चालू हुआ। थोड़े दिन और किए, उनको और आराम मिला। साथ में मैंने बाहर की कुछ जड़ी बूटियां थोड़ा सा ऐड कर दिया मैंने, तो उनका मात्र 2 महीने के अंदर वो 10 साल की बीमारी कंप्लीटली ठीक हो गई। कंप्लीटली 10 साल से झेल रहे थे। फिर उन्होंने अपना एक अनुभव का, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि दीदी आपकी जैसी समस्या बहुत सारे लोगों को है, आप छोटा सा एक वीडियो बना करके अगर भेजेंगे तो हमें लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगा। वो हमारे चैनल पे अनुभव पड़ा है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी काम करती है हमारी रसोई घर, कोई मुश्किल नहीं है। वैदिक चिकित्सा रसोई पैथी अभी हमने जल्दी नाम दिया, करीब करीब 6 महीना हुआ। वैदिक चिकित्सा चैनल 3 साल पुराना है, ठीक है। तो उस पे अनुभव दिया गया है, आपकी कोई भी समस्या है आप अपने रसोई घर से ठीक कर सकते हैं। अगर रसोई घर, हाँ, रसोई घर से अगर नहीं ठीक होता है तो हम आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पूजा होती है, पेड़ पौधों में विशेष तौर करके वो बहुत ज्यादा गुणकारी है। जैसे पीपल के वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष के नीचे ही ज्यादातर मंदिर होते हैं, या महिलाएं उस पर धागा बांधती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है पीपल का पेड़, पीपल का वृक्ष, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इसी प्रकार से एक अनुभव आया कि जैसे बीमारी क्रॉनिक होती है तो हमें पेड़ पौधों में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों में कोई केमिकल नहीं डालता है। आप अपने जो खेती करते हैं वहां पर केमिकल डाल देंगे, यूरिया, डीएपी, पर पेड़ से आपको विशेष कुछ लेना नहीं है। नीम का पेड़ बड़ा वृक्ष हो गया, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्यों डालना। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, गुलर का पेड़ है, बेल का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, ठीक है। हमें उससे कुछ लेना देना रहता है तो हम लोग वहां पे कोई केमिकल नहीं डालते हैं। जिसमें केमिकल नहीं पड़ा रहता उसके अंदर बहुत विशेष गुण रहता है, ठीक है। केमिकल नहीं डाला गया तो उसके सारी जो औषधि गुण है उसके अंदर उपलब्ध रहता है। दूसरा अनुभव, बिहार से एक बच्चा, 8 साल का बच्चा था, उसको ब्लड कैंसर हुआ था। ब्लड कैंसर सुन के ही लोगों के रूह कांपने लगती है, ठीक है। आप कल्पना कर लीजिए हमारे घर में कभी ऐसी परिस्थिति आए, आप क्या करेंगे। कोई हॉस्पिटल आपकी मदद नहीं कर सकता, उसमें कीमो, रेडिएशन, सर्जरी यही चलेगी, जीवन नरक हो जाता है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट की हालत देखे हमने, ठीक है। पर उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करके फोन किया। जब उन्होंने फोन किया तो हमने उनको नेचुरल आसपास की जो जड़ी बूटियां होती है जो हमारे घर के आसपास में, वैसा नहीं कोई बहुत मुश्किल वाली चीजें रहे कि जो नहीं मिले, सरल चीजें, फॉर्मूला बताया उनको मैंने। पीपल के पत्ते, जैसे अभी मैंने नाम लिया, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, एलोवेरा, ठीक है, कोई मुश्किल लग रहा है। और एक गिलोय के पत्ते, गिलोय के यहाँ पे क्या बोलते हैं, गुलंच बोलते हैं, गिलोय, ठीक है, गिलोय। ये चारों को मतलब ना दो दो 3 4 पत्ते, जैसा उसका उम्र है उसके हिसाब से मात्रा ले लेना है, जितना वो डाइजेस्ट करे। उसको चटनी पीस लीजिए, साथ में भीगा हुआ किशमिश 15-20 भीगा हुआ किशमिश मिला करके चटनी पीस लीजिए। 1-1 घंटे में उसको खिलाना चालू करिए। उसको सिम्टम क्या कह रहा था, उसका बुखार छोड़ ही नहीं रहा था। ब्लड कैंसर का जो सिम्टम होते हैं उसको बुखार छोड़ नहीं रहा था, भयानक बुखार रहता था, प्लेटलेट डाउन होता था, प्लेटलेट कम होता, हीमोग्लोबिन 3-4 पॉइंट रहता था, हर महीने उसको हीमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ता था। उसके बाद पोटी से ब्लड आता था, जोड़ों में दर्द होता था, बाल झड़ गए थे। इतनी भयानक स्थिति थी उस समय जब मुझे उन्होंने फोन किया।
और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। ये मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने उनको विश्वास दिलाया और उन्होंने विश्वास किया। जब विश्वास किया तो उसका रिजल्ट दिखा। मात्र 15 दिन में वो चटनी खाने से 15 दिन में उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, उनके सारे सिम्टम धीरे धीरे गायब होने लगे 15 दिन में। 2 से 2.5 महीने में ही कंप्लीट बच्चा ठीक हो गया, सारे सिम्टम गायब हो गए। ऐसा जो दावा करते हैं अभी रामदेव बाबा नहीं नहीं, रामदेव बाबा नहीं, वो पेशेंट का मैं नंबर देता हूँ, उसका पहले का उसका टेस्टिमोनियल वीडियो है, 10 मिनट का रोते हुए व्यक्ति वीडियो बनाकर भेजा है अनुभव का। अच्छा, मैं वहां पे गया भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं पेशेंट को आज तक नहीं देखा हूँ, ना मैं से एक रुपया चार्ज लिया हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अनुभव है, उसका टेस्टिमोनियल है। हाँ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के पास मैंने पेशेंट का डिटेल भेजा, उसका रिपोर्ट्स भेजा, ठीक है। और जैसे मन में आपको जैसे इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, इसका कोई उस तरह का कुछ है? जैसे मान लीजिए कैंसर हो रहा है, ब्लड कैंसर हुआ है, तो ये दवाई देना है, जी जी, जो मन में आता है उसको बोलते नहीं नहीं नहीं, जो मन में नहीं आता है, ये परंपरागत चिकित्सा से चली आई थी। हम लोग जो हैं बीच में जब मॉडर्न मेडिसिन बहुत ज्यादा आ गया, हॉस्पिटल का बड़ा एक रूप दिख गया, हम लोग क्या किए कि हम अपने परंपरागत चिकित्सा से दूर होने लगे, हम लोग हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड हो गए। आप एग्जाम्पल समझिए ना छोटा सा, पहले हमारी माताओं की डिलीवरी घर पे होती थी कि नहीं? साइंस बात की बात है, हम तर्क से बात करते हैं, पहले होती थी, गारंटेड होती थी नॉर्मल डिलीवरी, हॉस्पिटल नहीं थे, हैं। उसमें मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा होता नहीं होते थे, है, मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा। नहीं होते थे, ठीक है। मेरे घर में 4-6 डिलीवरी हुई, उसमें से एक भी ये नहीं हमारे नहीं, हम भी बता रहे हैं, हम इसीलिए देख रहे हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी एक 0। ठीक है। वो बोलने की बातें हैं, जिन ये कौन बोलता है, ये आपको मॉडर्न साइंस बताते हैं, मॉडर्न लोग को बताते हैं कि भाई आप कंपेयर करिए, आज के टाइम पे आपका 90%, 80%, 90% सिजेरियन हो रहा है। पहले की माताएं 90 साल, 80 साल, 100 साल जीते थे, अच्छे खासे हेल्थी रह करके जाते थे, चलते फिरते निकल जाते, या आज भी आपके दादी नानी अगर रहेंगे तो ज्यादातर लोग अगर पुराने वाले रहेंगे तो हेल्दी ही रहते हैं। कुछ लोग उसमें बीमार भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि बीमार नहीं रहेंगे, दोनों चीजें है, बीमार भी रहते हैं, पर ज्यादातर हम रेशो निकालें 100 में से कितने लोग बीमार हैं, कैसे पता चलेगा? एक रेशो निकालना पड़ेगा हमें ना भाई, 100 में हम कंपेयर करें कितने बीमार है कितने अच्छे हैं। तो उसमें हमें दिखा कि भाई जो हमारी दादी नानी थे वो लोग बहुत हेल्दी थे। आज भी मेरी माता जी की उम्र 67 है, गांव से जुड़ी हैं, उनको मैंने गाय से जोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर इनका उम्र बढ़ रहा है अब इनको दिक्कत आएगी, उनको मैंने गाय से जोड़ दिया। ऑलरेडी वो मेहनती हैं, पर गाय से जोड़ दिया मैंने तो वो उसमें और व्यस्त हो गए, मिट्टी का स्पर्श हो रहा है, घास का स्पर्श हो रहा है, एक जिम्मेदारी बढ़ गई। तो उनको ना कोई बीपी है, ना शुगर है, ना घुटना दर्द है, ना कमर दर्द है, ना बाल झड़ रहे हैं। मतलब बताने का मकसद ये है कि वो स्वस्थ हैं, पर उसके कंपेयर में अगर हम आज की माताओं बहनों को रखें तो 20 साल 25 साल की उम्र में उनको कई सारी बीमारियां, विशेष तौर करके गर्भाशय से संबंधित बहुत सारी बीमारी तैयार हो रही है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें वहां पर जाना नहीं, इलाज करने नहीं जाना, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हमें इलाज करने जाना है, जब दिक्कत आएगा हमें उनकी मदद लेना है, पर उससे पहले हम अपने घर की चीजों का प्रयोग करके देखना चाहिए, जो कि हम रेगुलर प्रयोग करते हैं खाने में स्वाद के लिए, पर अगर हम औषधि के रूप से उसको प्रयोग करेंगे उसके लाभ जरूर मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से मैं जो है काम करता हूँ, मुझे इसके कैंसर का ठीक किया, विश्वरूप राय चौधरी के सामने डिटेल दिया, वीडियो है ये ब्लड कैंसर। वो वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ और हाँ, आप वीडियो देखिएगा। दूसरा सर, जैसे आपने बताया कि मान लीजिए अगर ये होता है तो इसको करना है, ये होता है तो इसको, ये आप लोग कैसे जी पता चला? जी हमको कुछ डिटेल मिलेगा? जी जी जी, बुक्स वगैरह कुछ है? हाँ, बहुत सारे बुक्स हैं, मैं आपको कुछ, आप लोग ग्रुप बना लीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। हमारा ग्रुप ऑलरेडी है। जी 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 जी, हाँ, मुझे उसमें ऐड कर दीजिए, मैं आपको बीच बीच में मेरा नंबर ऐड कर दीजिए उसमें, मैं बीच बीच में आपको नई नई जानकारी भेजते रहूंगा, ठीक है। कुछ पीडीएफ भी भेज दूंगा, ऐसा नहीं हमारा चीज नहीं है, ये परंपरा से चली आई है। कुछ चीजें का बुक में डिटेल भी लिखा हुआ है, कुछ चीजें हम अपने अनुभव के आधार पर ऐड करते हैं, अनुभव के आधार पे। अच्छा, कैसे ऐड करते हैं? जो मसाले होते हैं ना उसकी कुछ की तासीर गर्म है, जिसको बोलते हैं गरम मसाले, ठीक है।
कुछ की तासीर ठंडी होती है, ठीक है। ठंडी तासीर के मसाले जो होता है ज्यादातर सब्जियों में यूज होता है। गर्म तासीर के मसाले जो होता है, जब चटपटे खाना हम बनाते हैं या कोई मांसाहार भोजन करता है तो उसमें ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो कुछ गर्म तासीर के हैं, कुछ ठंडे तासीर के, कुछ मीडियम तासीर के हैं। उसकी नॉलेज मुझे है, तो उसके अनुसार व्यक्ति का प्रकृति देखते हुए, किस प्रकृति का है, उसके सारे सिम्टम जब हम देखते हैं तो उसके अनुसार वो डिसाइड किया जाता है कि अच्छा ये क्या इसमें लगेगा। इसके सारे मतलब जो अगर आपको देखना रहेगा किताब के माध्यम से, तो मसालों द्वारा चिकित्सा कई किताबें हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसके नॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ तो मेरे पास नहीं है, मैं उसके पीडीएफ भी भेज दूंगा और उसका फोटो भेज दूंगा, आप ऑनलाइन किताब भी मंगा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से। इनका एक इंसाइट डेवलप अनुभव से एक इंसाइट आता है, ये इंसाइट भी डेवलप किया आउट ऑफ नो मैंने अनुभव और चीज़ों को समझ कर मेडिसिन में जानकर कहाँ करना है, वो इंसाइट बोलो, इंट्यूशन बोलो, समथिंग लाइक। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ भाई आपको सीखना कहाँ से चाहिए। जैसे सीखने की अगर हमें इच्छा है, एक होती है किताबी पढ़ाई, एक होता है प्रैक्टिकल अनुभव। दो चीज अगर हम कंपेयर करें तो प्रैक्टिकल अनुभव ज्यादा अच्छा काम करता है, ज्ञान ज्यादा अच्छा काम करता है, डिग्री ज्यादा अच्छा काम नहीं करती है। डिग्री नौकरी के लिए अच्छा है, दिखाने के लिए अच्छा है, हमारा स्टेटस बनाने के लिए अच्छा है, पर ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल जीवन है। जब मैं किसान आंदोलन में था तो वहां पर मैंने कुछ अध्ययन किया, मुझे जो समझ में आया, क्योंकि मैं एक प्रकार से चिकित्सा का काम कर रहा हूं तो मुझे अध्ययन करना बहुत जरूरी था। वहां पर बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग आते थे, आप उनको बोल सकते भाई वो खाली बैठे रहते इसलिए आ जाते थे, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है, या उनका मिशन था उसके लिए आते थे, उनका अपना यूनियन था इसलिए आते थे। वो उनका अपना काम कर रहे हैं, हम वहां पर अपना काम कर रहे हैं। जो लोग वहां पे अलग अलग कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है, सारी कम्युनिटी वाले लोग वहां पे आते थे, तो उन पे हम लोग अध्ययन करते थे कि उसका भी रेशो निकालें। उनका जो व्यक्ति स्वस्थ रहते थे, जो व्यक्ति रोगी रहते थे, दोनों का हम लोग एक डिटेल निकालते थे कि भाई आपकी दिनचर्या कैसे रहती थी, क्योंकि हम लोग सबका नंबर नोट करते थे, नाम नोट करते थे, प्लस उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस सब नोट करते थे। तो उसका जो अध्ययन हमने किया, अध्ययन करने के बाद एक हमने डाइट भी बनाया कि भाई आप लोग इतनी उम्र में हो गए, मतलब मेरा हाईएस्ट जो मैंने वहां पे देखा था 110 साल के एक बाबा थे, उनका नाम था गंधर्व सिंह, मैं भूल नहीं पाया अभी भी उनका नाम गंधर्व सिंह था, 110 साल के किसान आंदोलन में आए थे, बुलंदशहर से आए थे। मेरा कैंप लगा था तो वो आए थे हमारे यहाँ पे चिकित्सा लेने के लिए, पर चिकित्सा भी किस चीज का, वो गाड़ी से चल रहे थे, किसी ने उनको ठोक दिया, वो एक्सीडेंट हुआ था, मतलब चोट लग गया था, तो ड्रेसिंग करने के लिए आए थे, बाकी शरीर से पूरा हेल्दी थे। उन्हीं को देखने के बाद दिमाग में आया कि भाई हम क्यों ना अध्ययन करें, तो उनसे ही पहला हमने पूछा, तो उनका वर्कआउट बहुत ज्यादा था। आज हम लोग मेंटल ज्यादा काम कर रहे हैं, फिजिकल कम है, पहले फिजिकल ज्यादा था मेंटल कम था, यही मेन है। नहीं, पहले फिजिकल वर्क ज्यादा होता था, आज जो है मेंटल वर्क ज्यादा है। मेंटल वर्क ज्यादा होने से खाना आज जो है हैवी है, पहले खाना एक प्रकार से ऑर्गेनिक फूड ज्यादा मिलता था, ठीक है, आज हम लोग यूरिया डीपी वाला खाना खा रहे, पैकेट बंद चीजें ज्यादा प्रयोग कर रहे, पहले नहीं होता था, पहले हर चीज अपना घर पे खुद बनता था, ठीक है। तो ये अध्ययन करने के बाद मैंने एक डाइट भी बनाया जिसको मैंने नाम दिया पीके डाइट। पीके डाइट, पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों का भोजन। अगर हम उस रूटीन पे आ जाएं, जो व्यक्ति रोगी है, जिनको कोई बीमारी है, जो रोगी नहीं है उनको जैसा खाना है वो अपना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको बीमारी है, हाँ, जब तक रोगी नहीं बन जाते हैं तब तक उनको जो खाना खाएं, फिर भी वो भी नियम पालन करेंगे तो आगे समय तक बीमार नहीं पड़ेंगे। तो पूर्वजों की एक डाइट हमने बनाया, बेसिक सा डाइट है, सिंपल सा, भाई सुबह में भरपेट खाना खा लो। खबर माने जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं ना, आप अभी कितना बार खाना खाते हैं? दो बार भोजन करते हैं, एक बार नाश्ता, तीन बार ना। सुबह में आप भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे, दोपहर में भोजन करेंगे, फिर रात में करेंगे। इसमें मैंने देखा कि भाई जिनका फिजिकल एक्टिविटी है उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, जिनका मेंटल वर्क ज्यादा है या जो डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जिनका पाचन शक्ति कमजोर है,
उनको दिक्कत आ जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट नहीं साफ होगा, पेट नहीं साफ होगा तो उनको कब्ज होएगा, कब्ज से बवासीर होएगा, बवासीर से भगंदर होएगा, फिस्टुला होएगा, उसके बाद अल्सर होएगा, अल्सर के बाद कैंसर का रूप लेता है। और साथ में लीवर संबंधित कई सारी बीमारियां तैयार होने लगती है, स्किन डिजीज, ऐसे बहुत सारी बीमारी। सारी बीमारी का जड़ हमारा पेट है। दूसरा जड़ है हमारा मन। पेट और मन से अगर हम सही रहें, आपको बीमारियां लग नहीं सकती है जल्दी से, और लग गई अगर मान लो तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो सुबह में आप जो नाश्ता करते हैं, हम बोलते भाई सुबह में आप भोजन कर लीजिए, या नाश्ता करते हैं ना, नाश्ता पेट भर कर लीजिए, भोजन जैसा, भोजन जैसा पेट भर कर लीजिए। शुरुआती दौर जब आप भोजन कर लेंगे थोड़ी सुस्ती भी आएगी, अरे ज्यादा हो गया, पर बहुत ज्यादा नहीं, ठूस के खाना है, कर लेना है भोजन पेट भर। अगर सुस्ती आ रही 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट करके अपना काम करिए, जिनको बीमारी है, ठीक है। दोपहर में जो सुबह में नाश्ता करते थे, अगर भूख ज्यादा लगे तो दोपहर में नाश्ता कर लीजिए, पर भोजन नहीं करना है, नाश्ता कर लीजिए। दोपहर में अगर आप नाश्ता कर लेंगे तो भूख जल्दी लगेगी शाम को, ठीक है। शाम को भूख जल्दी लगेगी क्योंकि दोपहर हमने कुछ खाया नहीं। सूत्र ये है कि पके भोजन के बीच में, आयुर्वेद का सूत्र है कि 2 पके भोजन के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। सबकी पाचन शक्ति अलग अलग है, किसी को 6 घंटे में भूख लगेगा, किसी को 5 घंटे में भूख लग सकता है, किसी को 4 घंटे में लग जाएगा, किसी को 8 घंटे में लगेगा। तो 6 से 8 घंटे का एक गैप रख लेंगे हम। अगर दोपहर में भोजन नहीं करेंगे तो शाम को भूख जल्दी लगेगा। अब दोनों का गैप देखेंगे, 9 से लेकर के 6 बजे तक या 9 से लेकर के 5 बजे तक अगर हम चेक करेंगे तो 6 से 7 घंटे का गैप हमें मिल जाता है। उस समय आप भोजन कर लीजिए। आपका 3 ही बार हो गया ना, अभी भी आपका 3 बार हो गया। हम नहीं मना कर रहे कि आप मत करो, बस रूटीन चेंज कर दीजिए। ये रूटीन चेंज करने से हमारा जो पेट रहता है शाम के 6 बजे से अगले सुबह 8 बजे तक जो खाली रहता है पेट, उस समय हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है, रिपेयर करती है, ठीक है। उस समय बॉडी अपने आप को हील करती है। जैसे हमें कहीं कट लग जाए, आप दवाई मत लगाओ, फिर भी ऑटोमेटिक कैसे ठीक होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको ठीक करती है। यही भोजन का रूटीन अगर खराब रहेगा तो आपका पेन क्रियाज खराब होएगा, पेन क्रियाज खराब होएगा, आपको शुगर की बीमारी होएगी, बीपी की दिक्कत होएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लॉकेज बढ़ेगा, सारी बीमारी का जड़। फिर धीरे धीरे आपका किडनी पे इफेक्ट आएगा, और किडनी इफेक्ट हुआ बहुत तकलीफ हो सकती है। सारा ऑर्गन बहुत हमारा जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको ध्यान देना है। थोड़ा सा जिनको दिक्कत है उनके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिनको नहीं दिक्कत वो अपना रूटीन थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो भविष्य में बीमार होने का चांस कम है। ऐसा नहीं कि बीमार नहीं होंगे, आज के टाइम पे इतना जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भोजन की रूटीन गड़बड़ है, भोजन जो हम खा रहे हो वो भी गड़बड़ है, घर की स्थिति भी गड़बड़ है, ठीक है। नेचुरल हवा नहीं मिलता है, हम लोग आर्टिफिशियल एसी का हवा ले रहे हैं, बॉटल का पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो कारण बहुत सारे बीमारी का है। प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर लीजिए। अगर थोड़ी दिक्कत रहे तो आप देखो उसके बेनिफिट्स आपको दिखेगा। मतलब एक और है कि भाई हम अगर फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड रहेंगे, बहुत ज्यादा फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड रहेंगे या कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो कंपनी स्वस्थ हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। किसी होटल से आप रोज का खाना खाओ, रोज होटल पे खाना खाओ, कहीं होटल पे, होटल के मालिक की नजर में आप अच्छे कस्टमर हैं, पर बदले में आपको क्या मिल रहा है? होटल के मालिक की नजर में आप, ये हमारा बहुत बढ़िया कस्टमर, ये जो महीने का 10,000 रुपए हमारे यहाँ पे खर्चा करता है, मतलब बात ही होती ना, ये हमारा अच्छा कस्टमर है। बदले में रिफंड वहां से आपको क्या मिल रहा है? बीमारी। वही खाना अगर हम घर से खाते हैं तो घर के खाने में जो हमारी माताएं खाना बनाती है तो उसमें प्रेम छुपा रहता है उनका, और कम तेल मसाले में भी वो अच्छा टेस्टी खाना बना देती हैं। वही 10,000 में वो 2 महीना चला सकती हैं पूरे परिवार के लिए। हमारा पैसा यहाँ बच रहा है, हमारा हेल्थ भी बच रहा है। एक प्रकार हम फैक्ट्री पे डिपेंड हो जाएंगे तो फैक्ट्री स्वस्थ हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। नेचर पे अगर आप डिपेंड हो जाएंगे तो नेचर भी स्वस्थ हो जाएगा, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। हमें आज के जो मॉडर्न युग चल रहा है हम उतना नहीं कर पाएंगे, प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे टूथब्रश करते हैं, टूथब्रश के जगह पे हम कोई मंजन कर ले, दातुन कर ले। पहला जो बॉडी के अंदर कोई चीज जाता है, अगर कड़वा कसेला जा रहा है, वो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग करता है, शुगर की बीमारी नहीं होने देता है, ठीक है। दातुन करेंगे, दातुन में
एक अलग गुण है उसके, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग का कोई सवाल रहेगा तो आप बताइएगा, हम उस पर प्रयास करेंगे। आप लोग समझदार है, बड़े हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अपने क्षेत्र में कुछ मॉडल पे काम करें। देखिए सोसाइटी में आज हर घर में बीमारी है, हम हॉस्पिटल के ऊपर अपना जीवन डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपने जो बताया वो तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग को रेडी रेफरेंस कैसे मिलेगा? जैसे अभी आप पीडीएफ में मिल जाएगा, जी 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 पर बहुत सारी चीजें क्या होता है कि हम लोग पढ़ के नहीं समझ में आता है। जी 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 तो आप अगर पूछने का रहा तो जी। पढ़ाने वाला की जरूरत पड़ती है। देखिए खिलाने वाला तो वहाँ पे हम लोग इमीडिएटली आपके साथ बात कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आपका जी 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 नंबर, जी 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 नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ऐसा बात करने का मेन समय जो है सुबह 7 से 8, शाम को 7 से 9, ठीक है। दोनों टाइम पे मैं बात करता हूँ लोगों से। अगर किसी कारण फोन नहीं उठा पाया, जैसे यहाँ मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मैं आ गया जल्दी, फोन नहीं उठा पाया, तो मैं बोलता भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो हम आपको जवाब दे देंगे। इमरजेंसी कभी भी है तो कभी भी कॉल करिए, हम प्रयास करेंगे उठाने के लिए। बहुत अच्छा, मैंने ये तो उनको चाहिए भी, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि ये कैपिटलिस्ट, वो सही बात है। हम भी चाहते हैं, अभी जितना हॉस्पिटल में लूट हो रहा है, मेरे ख्याल से उतना लूट और किसी सेक्टर में नहीं। इरेशनल, जी रैशनल लूट मान लिया, इरेशनल। अभी ये हमारा इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बीमारी पड़ेगा तो डॉक्टर हमको इलाज करके ठीक करेंगे। नहीं नहीं, सोचिए ना आप एक, आप हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जब आप तकलीफ में रहेंगे और आपको इलाज ना मिले, फिर उस समय आप सर्च करना चालू करेंगे, अरे यार इसका इलाज कहाँ पर है, इसका इलाज कहाँ पर है। तो आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अच्छा धीरज जी, जी वही ले लीजिए, ऑलरेडी किडनी पेशेंट है, किडनी अफेक्टेड, जी जी उन लोगों को कुछ सहायता मिल सकता है? जरूर। अच्छा ऑलरेडी मतलब ले लीजिए वो डायलिसिस में लग गए, जी फिर भी हो सकता है। देखिए किडनी जो खराब होती है हमारी, अगर डायलिसिस पे आ गया, बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है पता है? उसमें जितने परहेज बताया जाता है, जितने ये बताया जाता है, क्या बोलते हैं, रूटीन बताया जाता है, व्यक्ति पालन नहीं करता है। दूसरा डॉक्टर सहयोग नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है हमारे देश में, हमारे साथ में बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर भी जुड़े हैं। हाँ ऐसा नहीं, हमारे डॉक्टर पेशेंट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर मेरे पेशेंट हैं, ठीक है। एमबीबीएस डॉक्टर हमारे पेशेंट हैं, उनके भी टेस्टिमोनियल पड़ा है चैनल पे। हाँ कोरोना टाइम पे उनको ठीक किया था उनके घर बिठा करके। वो वैदिक जो, हाँ जी जी, फेसबुक पे कुछ पड़ा है, कुछ दूसरे चैनल पे पड़ा है, मतलब कई ऐसे टेस्टिमोनियल है। देखिए डायलिसिस की जो बात निकाले ना, मैं अप्रॉक्स अभी तक 10,000 किडनी पेशेंट को देख चुका हूँ। हिम्स हॉस्पिटल में काम करने से वहां पे डेली के सैकड़ों पेशेंट आते हैं, किडनी के ही आते हैं, ठीक है। डायलिसिस वाला पेशेंट के साथ में जो केयर टेकर है उसको ज्ञान होना चाहिए। जो डायलिसिस पेशेंट है उसकी इच्छा तीव्र होनी चाहिए कि मुझे ठीक होना है, किसी भी हालत में मुझे ठीक होना है, उसकी इच्छा तीव्र होनी चाहिए, ठीक है। केयर टेकर अच्छा होना चाहिए, वो एकदम प्रेम से उसका देखभाल करे। तीसरा होता है डॉक्टर का रोल। पहला पेशेंट का रोल होता है कि भाई हमारी इच्छा तीव्र होनी चाहिए, हमें उस तरीके से पालन करना है। दूसरा केयर टेकर, तीसरी इच्छा है डॉक्टर का। डॉक्टर का आजकल जो खेल चल रहा है, वो डायलिसिस का एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि हफ्ते में आपको 3 बार आना ही आना है, या 2 बार आना ही आना है, या 1 बार आना ही आना है। जरूरत है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर प्यास लगेगी तभी तो पानी पियोगे, प्यास है ही नहीं और पानी पियो। मैंने ऐसा देखा, जो मेरा अनुभव आया है कि डायलिसिस होने के बाद 95% लगभग पेशेंट के पेशाब बंद होते हैं। डायलिसिस के पहले पेशेंट के पेशाब नहीं बंद होते हैं, आप भी अनुभव करिए उसको। पेशाब जो बंद होता है ना उनका, डायलिसिस करने का साइड इफेक्ट है। पेशाब बंद होना, शरीर में खुजली होना, डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करना, ठीक है। जितना पानी उनको निकालना चाहिए उससे ज्यादा निकाल लेते कभी कभी।
ऐसे बहुत सारे दिक्कत हमने देखा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई वो डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए कि जब हमें नीड रहे तब वो डायलिसिस करे। ऐसा नहीं कि सुबह खाना खाया, फिर दोपहर में खाना खाया, रात में भी खाना खाया, खाने का सिस्टम नहीं है। मेडिसिन एक प्रकार से हो, ठीक है। वो जो प्रोसेस होते हैं डायलिसिस बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ पे होता था। पर कब होता था? जब उसको नीड लग रही है कि हाँ जरूरत है, इसको सिम्टम आ रहे हैं, तब उसको डायलिसिस कराया जाता था। तो व्यक्ति जो रोगी है उसको खुद महसूस होएगा, जैसे प्यास लगती है तो हमें महसूस हो रहा है, जब उसको सिम्टम आएगा तब उसको महसूस होएगा, तब जाकर के उसको डायलिसिस सेंटर में ले जाना चाहिए। और तब वो डॉक्टर भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तब वो डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलता है अरे तुमको तो हमने 2 दिन पहले बुलाया था, आप पहले क्यों नहीं आए, हम नहीं करेंगे। बहुत डांटेगा आपको, बहुत गाली भी दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज गड़बड़ है, ठीक है। हम अपनी चीजों से उनको रिकवर कर सकते हैं, पर अगर आपका डायलिसिस चल रहा है तो काम ही नहीं करेगा। एक ये भी रोल है, ठीक है। हाँ, पर हम इस पे जरूर काम कर रहे हैं कि भाई आपकी किडनी क्यों खराब हुई। वो हॉस्पिटल छोड़ने का एक रीजन ये भी था कि हम किडनी खराब ही नहीं होने देंगे, हम उस पर काम करेंगे। क्यों खराब हो रही है? इलाज तो सेकेंडरी पार्ट है, मैंने भी एक टॉपिक यूज कर लिया, इलाज जो है सेकेंडरी पार्ट है। किडनी खराब क्यों हो रही है, हमें समझना पड़ेगा ये चीजें। अगर हम समझ ले, आपके शरीर से किसी को कोई लेना देना नहीं है, ये दिमाग में फीड कर लीजिए। आपके शरीर से किसी को कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने डॉक्टर जो जेन्युइन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, उसमें भी अच्छे खराब दोनों हैं, हर जगह पे अच्छे खराब दोनों हैं। पर कोरोना टाइम पे जो मैंने देखा वो एक प्रैक्टिकल अनुभव में बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति हुई, और आज कंटिन्यू चल रहा है इस टाइप की स्थिति। जब पेशेंट के मैसेज आते हैं कि मुझे इतने साल से दवाई खा रहा हूँ, इतने समय से हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, ऐसी ऐसी दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत बड़ा हो गया, एक दवाई खाना चालू करते हैं, दूसरा दवाई चालू होता है, तीसरा दवाई चालू होता है, कब हमारा शरीर पूरा बीमारी का घर बन जाता है पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो प्रयास हमें करना है कि भाई हमारी किडनी ना खराब हो, उसको थोड़ा सा रूटीन पालन करना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, पैरासीटामोल खा खा करके भी किडनी खराब है। धीरज राजीव वादी करके फेसबुक पेज है मेरा, उस पे कुछ अनुभव मैंने और डाला है। जी जी, मैं शेयर कर दूंगा।